हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ओम सी कोचिंग में। तो जैसा कि हमने टॉपिक ख़त्म कर दिया था, तो जितने भी चैप्टर हमने समाप्त किए हैं उनसे संबंधित न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे। और हमने जीरो से शुरुआत किया है। सारे फार्मूले के मैंने कंटेंट जो लिख दिए हैं आपके सामने, और एकदम जीरो से शुरुआत किया। तो इसमें क्या है, जितने छोटे सवाल से लेकर बड़े सवाल तक जो भी बन सकते हैं, कोशिश की है मैंने आप तक सभी तक पहुँचाने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने सबसे पहले शुरुआत में देखिए कुछ फार्मूले हमने लिखे हुए हैं, उन फार्मूले पर भी ध्यान देते चलिए। तो इस फार्मूले में इतने ही फार्मूले हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं। तो जैसा पहला फार्मूला देखिएगा, v बराबर 1/4πε0 Q/r। ये आपको मालूम होना चाहिए किसके कारण होता है। ये बिंदु आवेश के कारण होता है, दूरी r पर विभव। इसके बाद हमने यहाँ एक फार्मूला लिखा है u बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये दो बिंदु आवेश के कारण निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर हमने आपको बताया था यदि विभवांतर v को q आवेश को v विभवांतर से त्वरित करेंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा v × q। यदि उसमें वेग हमने कुछ वेलोसिटी दे दी है तो वो गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट करने का तरीका, मतलब गतिज स्थिति में बदल सकती है, तो हाफ mv² बराबर v/q। फिर हमने आपको व्यापक स्थिति बताई थी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव 1/4πε0 p cos θ/r²। यहाँ सावधान रहिएगा, यहाँ गलती होती है, यहाँ रहेगा r²। फिर E बराबर होता है F/Q। यदि आपको बल दिया हो, आवेश दिया हो, वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, F/Q कर दीजिए। यदि विभवांतर दिया हो, बीच की दूरी दी हो, तो V/d कर दीजिए। बिंदु आवेश दिया हो तो 1/4πε0 Q/r² कर दीजिए। यहाँ गलती समझिएगा, V वाले फार्मूले में बटे में r रहता है, E वाले फार्मूले में बटे में r² रहता है। इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं आएगी। फिर अगर बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के कारण आप वैद्युत क्षेत्र देखेंगे व्यापक स्थिति में, बाकी आप अच्छी निरक्षी, यहाँ थीटा की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो अच्छी आ जाएगा, 90 डिग्री पुट करेंगे तो निरक्षी आ जाएगा। फिर ये वर्कडन है, ये हमने बता रखा है इन सब का निगमन। ये स्थितिज ऊर्जा है। ये कुछ फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा। वी बिग ड्रॉप का क्या रिलेशन होता है स्मॉल ड्रॉप से, वैद्युत क्षेत्र का बिग स्मॉल से क्या रिलेशन होता है, सिग्मा जिसको हमने बता रखा पृष्ठ घनत्व, इससे क्या रिलेशन होता है, ये हमने अलग से आपको बता दिया है। इसको नोट कर, मतलब याद रखिएगा, बाकी आप निकाल भी सकते हैं। फिर हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र का विभवांतर से संबंध E बराबर -dV/dr, जहाँ माइनस का अर्थ यह है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव लगातार घटता रहता है। ऐसे संबंधित न्यूमेरिकल भी हमने आपको बता रखा है। फिर अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से अगर dV से मुझे V चाहिए तो फिर समाकलन कर दीजिए दोनों बच्चों का। एक फार्मूला ये ध्यान रखिएगा, -dV/dr बराबर E × cos θ होता है। कैसे होता है केवल सुन लीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो E बराबर -dV/dr है, ये तब होता है जब dV और E दोनों की डायरेक्शन सेम, सॉरी R और E की डायरेक्शन सेम। जैसे मान लीजिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र है और इस तरफ है आपका R, और इनके बीच मान लेते हैं एंगल है थीटा। तो फिर यहाँ हमको घटक करना पड़ता है। तो इस R का जब इस तरफ घटक करेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, या dr है अगर मान लो ये, तो ये हो जाता है dr cos θ। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको तिरछा गुणा कराएंगे तो EdR cos θ आएगा। तो केवल इतना ध्यान रखिएगा, वैसे वास्तव में फार्मूला ये ध्यान रखिएगा आप। तो -dV/dr बराबर E cos θ। अब आते हैं हम सवालों पर। तो सवाल देखिएगा, सबसे पहले शुरुआत की हमने बहुत छोटे सवालों से। पहला सवाल ये है, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, उनके बीच विभवांतर 10 वोल्ट। तो पहले जो संबंधित दिए हुए उनको हम लिख लेते हैं। तो विभवांतर 10 वोल्ट है, विभवांतर को मैं V से डिनोट कर रहा हूँ, बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए वैद्युत क्षेत्र, और मैं जानता हूँ दो प्लेटों के बीच विभवांतर हो, बीच की दूरी हो, तो E बराबर V/d, सिंपल फार्मूला। V की वैल्यू पुट की, D यहाँ ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में है तो इसको हम SI पद्धति बोल लेते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एमकेएस जो भी आप बोलते हैं। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500 वोल्ट प्रति मीटर। तो क्या दिया उसको पहचानिए और सवाल को हल करिए, सिंपल जो दिया उसको रखिए। नेक्स्ट देखिए वैद्युत क्षेत्र से संबंधित सवाल।
किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है, विभव भी दे रखा है, और पूछ रहा है वो उस बिंदु पर, मतलब एक ऐसी दूरी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र 500 है और वहीं पर विभव 3000 है, तो वो कितनी दूरी पर है, और दूरी आप मूल बिंदु से कह सकते हैं। तो तरीके तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शब्द आया ना बिंदु आवेश, इसलिए मैं इसकी मदद से करने वाला हूँ। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश के कारण विभव होता है 1/4πε0 Q/r। दोनों का सिंपल डिवाइड कर दिया ताकि 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/r बराबर E/V, या इसका उल्टा कर देंगे तो R बराबर V/E। सॉल्व किया तो ये आंसर आया 6 मीटर। मतलब 6 मीटर वो दूरी है मूल बिंदु से, या जहाँ से आप दूरी नापेंगे, जहाँ पर विभव तो 3000 रहेगा और वैद्युत क्षेत्र 500 रहेगा। इसका मतलब यहाँ से एक और बहुत बड़ी बात समझ में आई कि एक निश्चित दूरी पर वैद्युत, उसी आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता है विद्युत विभव की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इस फार्मूले में R² है और तेजी से घटेगा, जबकि इस फार्मूले में R⁴ 1 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अब इसमें एक और वैरायटी बन सकती है कि R तो मान लीजिए आपका पता हो गया, पर कभी कभी इसमें आवेश भी पूछ लेता है, इसी सवाल में आवेश भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने ये मेथड अपनाया ताकि यहाँ से आपको चाहे जहाँ से सवाल घुमा के पूछेगा तो आप बता सकते हैं। वही फिर से किया मैंने, तो सबसे पहले तो आपको R ज्ञात करना ही पड़ेगा। R तो हमने ज्ञात कर लिया 3 मीटर पिछले की अपेक्षा। फिर अब मुझे यहाँ पर चाहिए मुझे Q, तो आप चाहे V के फार्मूले से 1/4πε0 Q/r से V की वैल्यू पुट करिए, Q निकालना है, R की वैल्यू पुट करिए, जो निकाल चुके हैं 1/4πε0, तब भी वही आंसर आने वाला है। या आप E की मदद ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने V की मदद ली ताकि स्क्वायर ना करना पड़े, बाकी आप चाहे जैसे करिए। V की वैल्यू रखी, 1/4πε0 की वैल्यू रखी, Q निकालना है, R की वैल्यू रखी और सॉल्व किया तो इसका आंसर आया है 0.2 माइक्रो कूलम। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, अब नेक्स्ट सवाल देखिए। तो ये 3 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला सवाल देखिए। चित्र में A से उस बिंदु की दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो यहाँ पर चित्र आपको दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम, 20 माइक्रो कूलम, ये चित्र आपको दिया हुआ है। इनके बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। आपसे जानना चाहता है कि इनके बीच कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, या कि इस पूरी रेखा पर कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो यहाँ समस्या ये होती है सोचने में कि आखिरकार जैसे कुछ राइटर ने लिखा है कि इनके बीच में ही कहीं होगा, पर यहाँ ध्यान रखिएगा वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा कहाँ पर, ये इस बात पे डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों पर चार्ज का चिन्ह क्या है, मतलब दोनों के आवेश का चिन्ह क्या है, प्लस है या माइनस है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट है P जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, मान लेते हैं इस रेखा पर जो इसके बाहर है। तो मुझे बताना, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तभी शून्य होगा जब उनके परिमाण बराबर हों और दिशा विपरीत हो, यानी दिशा तो विपरीत होनी ही चाहिए। जरा मुझे बताइएगा, ये जो 10 माइक्रो कूलम है या 10 मिली कूलम है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई चार्ज है, सपोज करिए प्लस माइनस जो आपकी इच्छा हो मान लीजिए, तो ये वाला चार्ज इस वाले को धक्का देगा इस साइड में, और वही ये प्लस है तो ये भी इस दिशा में धक्का देगा, तो दोनों की जो दिशा है वो प्लस आने वाली। इसका मतलब यहाँ तो कभी शून्य नहीं होगा। यही स्थिति अगर मैं इसके यहाँ इधर करता हूँ तब भी वही हालत है। लेकिन यदि मैं इनके बीच लेता हूँ, जैसे मैंने लिया है P बिंदु पर, तो ये 10 मिली कूलम इसको इस तरफ धक्का देगा और ये 20 मिली कूलम इसको इस तरफ धक्का देगा। मेरी बात फिर समझिएगा, जहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र चाहिए वहाँ पर सुविधा के लिए एक टेस्ट चार्ज मान लिया करिए, जो मैंने बहुत पहले बता रखा, जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, Q0। तो यदि इनके बीच में मैं रखता हूँ तो दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी। इसका मतलब ये है कि इनके बीच ही वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। सवाल ने हमको कह रहा है कि मुझे शून्य चाहिए, लेकिन वो कहाँ होगा ये पूछ रहा है, और ये भी कह रहा है कि A से
ए से, तो ए से मैंने मान लिया ये x दूरी पर है। अगर पूरी दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बची कुछ 80 माइनस एक्स, यानी x कम कर दिया तो ये इधर वाली दूरी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। अब वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, तो पहले दिशा चेक करते हैं, फिर उसके बाद परिमाण निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो P बिंदु पर A के कारण आएगा, B के कारण आएगा। बिंदु आवेश है तो A के कारण भी P पर आएगा और B के कारण भी। तो हमने लिख दिया EAP। अब यहाँ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि दिशाएं दोनों की विपरीत है। फिर EP P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 दिया है, सॉल्व किया, वैल्यू पुट की। तो देखिए आप इस तरीके से इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, मिलीकुलम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, 10 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 20 बचेगा, बचे में 80 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ तक जब आप पहुँचिएगा तो यहाँ पर आप प्लस लेंगे और माइनस लेंगे। तो हमने प्लस लिया और प्लस लेके इसको सॉल्व किया, एक्स को इधर तिरछा मल्टीप्लाई किया, पक्षांतर करके कॉमन लिया, डिवाइड किया, परिमेयीकरण किया, सॉल्व किया, कुल मिलाकर तो ये आंसर आया इसका 33.12 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 33 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमने एक काम आपके लिए छोड़ रखा है, यहाँ पर आप माइनस लीजिए और माइनस लेकर चेक करिए कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो आप देख पाएंगे माइनस लेने से एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी, इसका मतलब वो आंसर हमारे लिए मान्य नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए वो आंसर भी पॉजिटिव आ जाता, इसका मतलब दोनों ही आंसर सही माने जाते, पर ऐसा रेस्ट में होगा, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, ये सभी सवाल वैद्युत क्षेत्र से संबंधित हैं, फिर आगे हम देखेंगे किस किस से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि 10⁻⁻6 किलोग्राम द्रव्यमान वाली पानी की बूंद पर -10⁻⁻6 कूलाम का आवेश है। तो द्रव्यमान दिया है, आवेश दिया है। कितना वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए ताकि यह अपने भार को संतुलित कर सके। इसका मतलब हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एक बिंदु आवेश है जो उसको मुझे संतुलित करना है। आखिरकार वो संतुलित क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो वो नीचे की ओर जाने वाला है अपने भार के कारण, mg फोर्स के कारण। लेकिन मुझे इसको संतुलित करना है तो इतना ही बल मुझे अपवर्ड लगाना पड़ेगा। और यदि इन दोनों की वैल्यू को मैं बराबर कर देता हूं तो ये संतुलन में आ जाएगा। तो संतुलन की स्थिति में कभी भी ध्यान रखिएगा F बराबर m इंटू जी। अब मुझे तो m की वैल्यू पता है, g हमको 10 दिया हुआ है, लेकिन मुझे f नहीं चाहिए, मुझे तो e चाहिए। तो आपको मैंने शुरुआत में फार्मूले बताए हैं, e बराबर f बाई क्यू। तो यहाँ से f बराबर e इंटू क्यू, तो f को हटाया, e को ले आया। फिर मुझे e चाहिए तो q को डिवाइड में ले गया, m की वैल्यू पुट की 10⁻⁻6 किलोग्राम, q की वैल्यू पुट की 10 और g की वैल्यू पुट की 10 और q की वैल्यू पुट की 10⁻⁻6। सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा 10 न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक आप समझते हैं इसका, न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ आप मुझे बताइएगा, ये मैंने आपके लिए छोड़ा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, ऊपर की ओर होगी या फिर नीचे की ओर होगी। तो संतुलन की स्थिति में कभी भी आप हमेशा F बराबर mg लगाइए। फिर जो पूछता है, इसमें एक सवाल और बनता है, कभी कभी द्रव्यमान ना देकर घनत्व दे देता है। तो आप ऐसे सवालों को, एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल हैं इस प्रकार के, तो आप द्रव्यमान को हटाकर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। फिर मान लेते हैं बूंद की त्रिज्या कभी कभी दे देती है घनत्व ना देकर, तो वहां से आप 4/3 पाई आर क्यूब करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है 1 × 10⁻⁻6 कूलाम के आवेश द्वारा अनुभव किया गया वैद्युत बल 1.5 × 10⁻³ न्यूटन है। यानी चार्ज दिया, वैद्युत बल दे दिया और मुझसे वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। बहुत सिंपल फार्मूला है, E बराबर F बाई क्यू। F की वैल्यू पुट करिए, Q की वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए तो इसका आंसर आएगा 1500 न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक बिंदु आवेश, इसमें 40 सेंटीमीटर दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र है 5 न्यूटन प्रति कूलम। मुझे आवेश चाहिए, तो बिंदु आवेश शब्द यहाँ पर आया हुआ है, तो बिंदु आवेश का मैंने फार्मूला बता रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आर की घात को खास ख्याल रखिएगा, एग्जाम में यही गलती होती है। इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ कह रहा है 3 आवेश का मान Q है, जो कि वर्ग के, ये आपके
यूपी बोर्ड के सिलेबस में तो बहुत आता है, मतलब स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिएगा 3 आवेश का मान Q है जो कि वर्ग के 3 कोनों पर रखे हैं, प्रत्येक भुजा A है, चौथे कोने पर मुझे ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र। चौथे कोने पर मुझे ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र जैसा कि आपको मालूम होगा एक सदिश राशि होती है। तो पहले हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम दिशा देखेंगे। तो इस D बिंदु पर इस Q के कारण भी आएगा वैद्युत क्षेत्र, हर बिंदु आवेश के कारण आएगा। तो 3 बिंदु आवेश हैं, इसका मतलब 3 वैद्युत क्षेत्र आएंगे। तो पहले हम तीनों की दिशा चेक करेंगे। दिशा चेक करने के बाद यदि दिशा समान होगी तो जोड़ देंगे, विपरीत होगी तो घटा देंगे। और यदि मान लीजिए कोण बनाती हुई जाएगी तो फार्मूला मुझे मालूम है √a² + b² + 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट परिणामी ज्ञात करने के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा A पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये रहा A पर आवेश के कारण इस बिंदु D पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसको हमने नाम दे दिया E सफिक्स में A × D। अब फार्मूला क्या होता है, तो 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर ये दूरी जो दे रखी A, इसलिए A लिख दिया। फिर आगे देखिए, फिर मुझे बताना इसी प्रकार B आवेश के कारण भी आएगा। तो B आवेश के कारण कितना आने वाला है, तो यहाँ पर सावधान रहिएगा, इस B के कारण इस D पर, ये रहा। आपको मालूम होना चाहिए ये अगर A है और ये भी दूरी A है और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो अगर आप पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो B से लेकर D तक की जो दूरी आएगी ना वो √2a आएगी। इसलिए मैंने A ना लिखकर ये वाली दूरी √2a और फिर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। ये B से D तक की वैद्युत क्षेत्र आ गया, मतलब B के कारण D पर आएगा वैद्युत क्षेत्र। फिर अब C आवेश के कारण, तो C आवेश के कारण देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी C से D तक की दूरी तो A है, तो फार्मूला वही रहेगा 1/4πε0 Q/r²। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है। अब यहाँ सावधान रहिए, रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं। तो हम पहले क्या करने वाले हैं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर तीनों, ये देखिए C के कारण ये रही डायरेक्शन, आपको हमने बताया था संरक्षी बल की संरक्षी होते हैं ये, A के कारण ये रही डायरेक्शन और B के कारण ये रही डायरेक्शन, यानी 3 लोग हैं। तो अगर मुझे इनका परिणामी निकालना है, अगर तीनों की दिशा समान होती तो फिर जोड़ देते, पर यहाँ दिशा समान नहीं है। इसलिए हम पहले क्या करने वाले हैं, पहले हम करेंगे C से D और A से D, इन दोनों में 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहले हम इन दोनों का परिणामी निकालेंगे। जिन दो को परिणामी आप निकाल रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट फाइनली जाता है वो हमेशा इनके मध्य से जाएगा। इनके मध्य से इसका मतलब BD से होकर जाएगा, यानी BD की दिशा में जाएगा। तो अगर मैं C से D और A से D दोनों का वैद्युत क्षेत्र निकालता हूँ तो वो BD की डायरेक्शन में जाएगा और BD खुद का भी है। तो लास्ट में हम B से D के कारण और जो इन दोनों के कारण आया है दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि आखिरकार दोनों की दिशा समान हो चुकी है। यहाँ ये देखते हैं हम कैसे क्या किए। तो हमने क्या किया, √a² + b² + 2ab cos थीटा का फार्मूला लगाया C D और A से D के लिए। और यहाँ से देखिए आप A से D की जो वैल्यू आई है वैद्युत क्षेत्र के लिए वही C से D के लिए है, इसलिए सुविधा के लिए मैंने इसको E मान लिया है ताकि इतना भारी भरकम लिखना ना पड़े। फिर यहाँ हमने E² कर और यहाँ पर थीटा 90 डिग्री था तो cos 90 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √2e। अब E से BD इसी दिशा में है क्योंकि इन दोनों का परिणामी इनके मध्य से गया, यानी इन्हीं की दिशा में गया, तो दोनों को आपस में जोड़ दिया और लास्ट में दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। E से BD वाला वैल्यू पुट किया, √2a का होल स्क्वायर तो 2 हो गया। कॉमन लिया, कॉमन लेके सॉल्व किया इसको तो फाइनली ये आएगा। मात्रक आप लिख लीजिएगा। अब दिशा आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बिना दिशा के तो वैद्युत क्षेत्र के आंसर सही नहीं होंगे। लास्ट में आप दिशा आप स्वयं लिखिएगा। अगला सवाल देखिए जो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कंपटीशन में आया हुआ है नीट 2017 में। सवाल बहुत ही अच्छा है, अगर इस टाइप के सवाल फिर से कभी आते हैं तो आप बना सकें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखिएगा सवाल क्या है। ये आपको चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में कह रहा है ये वैद्युत क्षेत्र है प्लस से माइनस की तरफ, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस। बाहर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है जिसका इन्होंने वेग दिया है v0। ध्यान से समझिएगा इसको। जब ये इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, यानी ऋणात्मक आवेश होता है, तो तुरंत ये प्लस की ओर खींचना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इनका कहना ये है कि जब वैद्युत क्षेत्र में ये प्रवेश करता है और ये जब बाहर की ओर निकलने लगेगा तो आप स्वयं सोचिए प्लस की ओर लगातार खींचेगा, जाना इसको सीधा चाहिए, लेकिन ये प्लस की ओर लगातार इस तरीके से खींचने वाला है। तो आपसे ये जानना चाहता है कि जैसे ही ये क्षेत्र से बाहर आएगा तो इसके पथ में कोई विचलन होगा कि नहीं, तो निश्चित रूप से होगा, सीधे तो जाएगा नहीं। रीजन है कि प्लस वाला खींचेगा, तो उसका विचलन कितना होगा, वो किस कोण से जाने वाला है, ये हमारा सवाल है। यानी हमें कुल मिलाकर पता करना है किस एंगल से जाने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, अगर दोबारा से कंपटीशन में आएगा तो वो थीटा की वैल्यू को दे देगा आपको और कुछ और पूछ लेगा, हो सकता है बेग ही पूछ ले, तो तरीका समझिएगा। तो ध्यान से समझिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये V0 से आ रहा है तो क्या क्षैतिज दिशा में कोई बल लग रहा है? तो क्षैतिज दिशा में तो कोई बल नहीं लग रहा है। इसका मतलब अगर इसको सीधे जाना होता तो ये सीधा जाने वाला था V0 वेग से। इसमें जो इसके जो वेग में परिवर्तन होने वाला है वो ऊर्ध्व दिशा में होगा। तो हमने इसका घटक बना लिया। यहाँ देखिए, इस चित्र को समझिएगा कैसे हमने बनाया है। इस दिशा में ये जा रहा था V0 वेग से, हमने इसको V2 लिखा है, बाकी है ये V0। ऊपर से एक बल लगा, इसलिए इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग है थोड़ा आ गया, जो कि पहले नहीं था। पहले ऊर्ध्व वेग नहीं था, केवल क्षैतिज वेग था, लेकिन जैसे इसमें प्रवेश करेगा तो ऊर्ध्व वेग आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये बल ऊपर लग रहा है। तो इसको हमने नाम दिया V, और ये एंगल आपका थीटा। अब थीटा का V1 से V2 से कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, क्योंकि होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा V1/V2। अब मुझे चाहिए थीटा। V2 तो मालूम है क्योंकि V0 है, V0 वेग से जा रहा है, क्योंकि क्षैतिज में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बचा आपका V1। अब समस्या V1 की है कि V1 कैसे ज्ञात करें। तो काइनेमेटिक्स में, गतिकी में आपको सिखाया जाता है, गतिकी नियमों में, क्षैतिज दिशा में, सोचिए ऊर्ध्व दिशा में आपको V1 चाहिए। तो आप जानते हैं जब इसके मध्य जैसे ही प्रवेश करेंगे इस पर बल लगेगा तो त्वरण आएगा, और त्वरण आने से आपको मालूम होना चाहिए, इसमें एक फार्मूला आता है गति का, V बराबर U प्लस AT। तो इसकी मदद से हम पहले निकालेंगे V। अब सुनते चलिएगा। ऊर्ध्व दिशा में क्या इसमें प्रारंभिक वेग कोई था? ऊर्ध्व में ऊर्ध्व वेग इसका प्रारंभ में कोई था? कुछ नहीं था, इसलिए U 0 है। इसको ध्यान रखिएगा, ये ऊर्ध्व वेग है, शुरुआत में इसके पास कोई ऊर्ध्वाधर वेग नहीं है, इसलिए इसको प्रारंभिक बोल देना, इसलिए इसको 0 रखा हमने। अब A की बात करें तो A बल बटे द्रव्यमान होता है F/m, न्यूटन के नियम से। A को F/m लिख दिया हमने। अब बचा आपका समय T। अब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई दी है L, वेग दिया है V0, और आपको मालूम होना चाहिए इस दिशा में जाने से इसकी लंबाई तय करने में क्षैतिज में इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें तो हमें एक फार्मूला पढ़ रखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वहाँ से समय बराबर होगा दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी तय की? L। वेग कितना है? V0, क्योंकि क्षैतिज में इसका वेग बिल्कुल नहीं बदलने वाला, तो समय तो वही लगने वाला क्योंकि वेग वही है, इसलिए समय को हमने यहाँ से निकाला L बटे में V0। तो आपको ये V मिल गया, और ये V वास्तव में है V1। तो V1 आपका आ गया। अब फिर उसके बाद देखिएगा, अब F, इस पूरे सवाल में F के बारे में तो जानकारी है नहीं, मुझे तो वैद्युत क्षेत्र दिया है और इलेक्ट्रॉन दिया है। तो मैं जानता हूँ, अभी पिछले सवाल में किया, E बराबर F/Q, तो F बराबर E इंटू Q। तो E इंटू Q यानी वैद्युत क्षेत्र E, Q यानी आवेश Q का इलेक्ट्रॉन का E, तो E बटे में M हो गया। तो ये आपका आ गया V1। तो V1 ज्ञात कर लिया, V2 तो पता ही है, सॉल्व कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। सवाल बहुत ही अच्छा है। तो tan थीटा बराबर इसकी वैल्यू पुट की, कैपिटल E L बटे M V0 बटे में V0, ये V0 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा बराबर, अगर मुझे थीटा चाहिए तो इसको tan इनवर्स। अब इसमें सवाल घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, पर तरीका ही रहेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे जानना क्या पता करना था कि ये जब बाहर निकलेगा तो कितने एंगल से जाएगा। क्यों एंगल से आएगा, सीधा क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऊपर एक बल लग रहा है, प्लस वाला माइनस को खींचेगा। इसके क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन इसके ऊर्ध्व वेग में होगा। फिर हमने क्षैतिज वेग ऊर्ध्व वेग में रिलेशन निकाला थीटा के साथ, tan थीटा बराबर V1/V2। V2 की वैल्यू V0 पुट कर दिया, समस्या V1 की है।
अब V1 कैसे निकाला जाए, तो आपने गतिकी के नियम में पढ़ा है कि यदि कोई एक्सीलरेशन ए त्वरण से जा रहा है तो उसका फाइनल वेग कितना होने वाला है। इनिशियल में इसके ऊर्ध्व का कोई वेग नहीं था, इसलिए यू को 0 पुट कर दिया है, तो यहाँ से वैल्यू पुट की। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे कि यदि कोई वैद्युत क्षेत्र किसी क्षेत्र में आपको विभव दिया हो और वैद्युत क्षेत्र आप कैसे ज्ञात करेंगे। और इस सवाल में एक खास बात है कि जो आपका v है, v बराबर 4x², ये x के साथ बदल रहा है, मतलब अगर x बदलेगा तो v बदल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से E बराबर v/d से इस फार्मूले को नहीं लगा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है x बदलने से v बदल रहा है। इसलिए मैंने आपको एक और फार्मूला पढ़ा रखा है, E बराबर -dv/dx। फिर यहाँ से हम v की वैल्यू को पुट किए 4, क्योंकि आप जानते होंगे कि अवकलन करने पर, ये अवकलन है, इसको पढ़ते हैं ddx ऑफ v, 4 नियतांक है बाहर आ जाएगा, और फिर ये हमने फार्मूला रखा है ddx ऑफ x की पावर n, nx की पावर n-1। यहाँ पर n है 2 तो 2, फिर x है तो x, फिर 2 -1 किया तो सॉल्व किया तो यह है -8x। लेकिन मुझसे जानना चाहता है ये इतने मीटर की दूरी पर 1, 0, 2। इसका मतलब क्या है, ये x, y, z की स्थिति दी हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये x दिशा के कारण ही बदलेगा, इसलिए केवल x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर सिंपल 1 पुट कर देंगे। इसका आंसर आएगा -8। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम बोलिए या वोल्ट प्रति कूलम बोलिए, पर कभी कभी कंपटीशनों में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, चिन्ह ना देकर केवल इतना ही कह सकता है। तो ये देखिएगा 8 वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि यहाँ माइनस आया है और x दिशा में ही v बदल रहा था, तो ये -x अक्ष की दिशा में भी बोल सकता है, लेकिन तब चिन्ह नहीं रखेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, इसी वैरायटी का है, लेकिन इसमें और थोड़ा अगर टफ बनाता है वो, ये सब कंपटीशनों में ज़्यादा आते हैं, अगर और टफ बनाने की कोशिश करेगा तो देखना सवाल। इस बार v तीनों दिशा में बदल रहा है, x से भी बदल रहा है, y में बदल रहा है, z में बदल रहा है। अब मुझसे e पूछ रहा है, तो निगमन जब मैंने आपको बताया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में आप क्या करिएगा, साथ में इसको सबको लिखते चलिएगा। तो dy/dx i कैप लिख लीजिए, i कैप मतलब x दिशा, j कैप, k कैप, तीनों को इकट्ठा लिख लीजिए। सुविधा के लिए हमने इसमें माइनस कॉमन लिए ताकि बार बार माइनस ना लिखना पड़े। अब हम क्या करने वाले हैं, समझिएगा इसके प्रोसेस को, यही नहीं समझ में आता, इसके प्रोसेस को ध्यान समझिए। यहाँ इसका मतलब ये है ddx ऑफ v, जब हम इस v का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो बाकी सब को हम कांस्टेंट मानेंगे, y को, z को, जो भी है सबको कांस्टेंट मानेंगे। यदि हम y के सापेक्ष करते हैं तो बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक आपको बताया, मैंने यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैंने किया है। जैसे इसका मैंने x के सापेक्ष किया तो -5x, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया ddx ऑफ 3y, ddx ऑफ √15z। अब इस -5 को बाहर किया तो ddx ऑफ x की पावर 1 का आप उस फार्मूले से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 और बचेगा -5। ddx ऑफ x की पावर n वाले फार्मूले में n की वैल्यू 1 पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -5। अब x के सापेक्ष करें, इन सबको नियतांक मानेंगे, नियतांक का अवकलन 0, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 0। ऐसे ही अब दोबारा जब आप, तो इसका मतलब ये आया -5, क्योंकि x दिशा में है इसलिए साथ में लिख दिया मैंने -5i के। लेकिन मान लीजिए जब आप y दिशा में करते, तो जब y के लिए करते तो x को z को 0 कर देते, x और z को 0 कर दिया तो बचेगा केवल y वाला, यानी कितना बचेगा 3 बचेगा, j कैप लिख लीजिए। फिर जब आप k कैप यानी z की दिशा में करेंगे तो x और y को छोड़ देंगे, केवल z का करेंगे तो बचेगा √15 साथ में k कैप। ये तो आया e का मान। लेकिन यदि आंसर में ये ना मिले और इसका परिमाण पूछे, तो परिमाण आपको सिखाया हमने, √i कैप के गुणांक का वर्ग, j कैप के गुणांक का वर्ग, k कैप के गुणांक का वर्ग और सभी का जोड़। तो इसको आप i कैप के गुणांक का वर्ग यानी -5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, और इसको सॉल्व किया तो आंसर आएगा ये 7। मात्रक आप लिख लीजिएगा न्यूटन, यहाँ पर मात्रक दिया नहीं था इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या वैरायटी बन सकती है। ऐसा हो सकता है सवाल में ई देकर भी पूछ ले, क्योंकि अभी तक वो भी देता था, ई पूछता था, लेकिन इस बार ई देकर भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला वही रहेगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था E बराबर -dv/dr। लेकिन इस बार मुझसे भी पूछ रहा है
इसलिए मैं इसको लिखूंगा v बराबर e इंटू डी आर, डी वी बराबर v इंटू आर। फिर डी वी से मुझे v चाहिए, इसलिए मैं दोनों पक्षों का समाकलन कर दूंगा, कि मुझे सम चाहिए, डी वी छोटा छोटा डी वी और सबको जोड़ूंगा तो मिल जाएगा मुझे v। जोड़ने का मतलब समाकलन। इसका चिन्ह जो है कई बच्चे जिसे जानना चाहते हैं, जैसे सम मतलब होता है योग, सम मतलब होता है योग, तो इसके आगे वाले लेटर को कभी कभी ये, इसलिए इसके चिन्ह को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। अब आगे समझिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका मतलब इस बार, इसका मतलब मुझसे ये इस बात से पता चला कि अगर मुझे v देकर e पूछेगा तो अवकलन कर देंगे, और यदि e देकर v पूछेगा तो समाकलन कर देंगे। इतना बातें आप ध्यान रखेंगे फार्मूले से। फिर हमने क्या किया, e की वैल्यू को पुट किया a अपान एक्स क्यूब। अब यहाँ लिमिट की बात समझिएगा, लिमिट में कन्फ्यूजन होता है। मुझे एक बात बताइए, विभव कब आएगा, तो जब अनंत से किसी चीज़ को ले आओ किसी बिंदु तक, तो लिमिट जो मैं रख रहा हूँ वो अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, तो मैंने एक्स वाई जेड तीनों लिख लिया। आप केवल एक्स लिख लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं केवल एक्स दिशा में बदल रहा है। फिर हमने क्या किया, अब समाकलन में एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, जैसे अवकलन में देखा था आपने। समाकलन में एक्स की पावर एन डी एक्स का समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। शर्त है एक्स की पावर एन ये अंश में होना चाहिए। यहाँ पर ये ए बटे में एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स है, ए तो मान लीजिए नियतांक है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन एक्स की पावर बटे में है तो उसको हम अंश में ले आएंगे, तो एक्स की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। फिर इसी फार्मूले में एन के स्थान पे वैल्यू पुट की -3, फिर यहाँ नीचे भी -3, तो एक्स की पावर ऊपर हो जाएगा -2, नीचे हो जाएगा -2। इस -2 को मैंने बाहर कर दिया तो माइनस माइनस से कैंसिल। एक्स की पावर ऊपर -2 है, उसको डिवाइड में ले गया तो 1/x² हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ, अनंत से लेकर, अनंत से क्यों फिर समझा दे रहा हूँ, क्योंकि विभव की परिभाषा मैंने बताया था, अनंत से यदि किसी बिंदु तक ले आएंगे तब विभव का डिफिनीशन बनता है। तो अनंत से एक्स वाई जेड मैंने लिखा, अगर तीनों में तो तीनों, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन में है। अब क्या करने वाले हैं, तो अब इस एक्स के स्थान पर केवल एक्स पुट कर दीजिए, क्योंकि वाई जेड तो है नहीं, और लास्ट में आप अनंत पुट कर दीजिए। तो जब आप 1/x और यहाँ पर लिमिट पुट कैसे करते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, तो 1/x² पहले लिखेंगे आप, x के स्थान पे x लिख देंगे। फिर जब माइनस लगा कर 1/अनंत का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, और ये सिंपल आ जाएगा 1/x², बाहर चल रहा है a/2, तो ये हो जाएगा a/2x²। दिशा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका मतलब इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। अगर वैद्युत क्षेत्र देकर विभव पूछेगा तो समाकलन, अगर वो एक्स वाई जेड दिशा में बदल रहा है, या एक्स दिशा में बदल रहा है, या एक्स के साथ बदल रहा है, यानी परिवर्तित हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवेश 0.09 माइक्रोकुलाम मूल बिंदु पर स्थित है। इस आवेश के कारण मुझे √2, √7, 0 पर मुझे वैद्युत क्षेत्र चाहिए। अब पहले सवाल की थीम समझिए। बिंदु आवेश दिया है, वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, 1/4πε0 Q/r², बिल्कुल सही है। लेकिन वो उस केस में है जब बिंदु आवेश के कारण वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, एक्स दिशा में हो, वाई दिशा में हो, जेड दिशा में। पर यहाँ समझिएगा, यहाँ पर एक्स भी है, वाई भी है, हाँ ये बात अलग है, जेड नहीं है, लेकिन ये 2 दिशा में बदल रहा है। तो फिर ऐसे केस में, जैसे हमने आपको कूलाम के नियम में सिखाया था, उसका कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, जिन्होंने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, वहाँ हमने सिखाया है। जो क्लास में पढ़े उनकी बात अलग है। तो इसका हम वेक्टर फॉर्म बनाएंगे। तो वेक्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो 1/4πε0 Q/r² होता ही है, Q/r² होता ही है। साथ में आप क्या करिए, ऊपर r वेक्टर, नीचे r3, वो तरीका हमने बताया था आपको, क्योंकि r वेक्टर बराबर होता है, किसी का जो मान होता है, दिशा भी होती है, मान भी होता है, वो हमने वहाँ बताया था आपको। तो इसका वेक्टर फॉर्म ध्यान रखिएगा, ऊपर ये r वेक्टर रहेगा, बटे में r³ रहेगा। उस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब 1/4πε0 की वैल्यू पुट की 9×10⁻⁹। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्यों वेक्टर फॉर्म में करना पड़ रहा है, क्यों हमने वो Q/r² बिंदु आवेश कारण क्यों नहीं लगा पाए, क्योंकि एक दिशा में नहीं है, द्विविमीय है या त्रिविमीय हो तो वेक्टर फॉर्म में करना पड़ता है। अब r वेक्टर होता है xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। फिर r वेक्टर में आपने सीखा होगा, तो r वेक्टर को हमने लिखा √2 i कैप, यानी x √2 है, y को √7 j कैप, z तो है ही नहीं तो वो खत्म, और बटे में r³। अब r³ समझिएगा, ये r³ 3 कैसे आया, √2 और √7 और 0। मैंने अभी पिछले में बताया था, जब इसका आप माड निकालेंगे
तो माड निकालने के लिए, क्योंकि बटे में आर क्यूब को आप माड आर क्यूब भी बोल सकते हैं, तो इसका होता है अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जेड के कैप के गुणांक का वर्ग, और सबका जोड़ कर दो तो रूट 2 का वर्ग 2 प्लस रूट 7 का वर्ग 7 प्लस 0 का वर्ग तो 0, तो 7 दोनों, और उसका जब रूट निकालेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ 3 का क्यूब किया, इसको सॉल्व किया, ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा, यहाँ पर 9 से कैंसिल 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और ये 3 बार कैंसिल होकर कुल मिलाकर यहाँ बचेगा 3 और 10 की पावर 9 प्लस में और 10 घात माइनस 9 माइनस में, मतलब ये सॉल्व करके खत्म हो जाएगा, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। क्यों वेक्टर फॉर्म में करना पड़ा, कैसे किया, मैंने बता रखा है। वेक्टर फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना है, केवल आर कैप दिशा यहाँ पर साथ में आ जाती है। यहाँ समझिएगा, जैसे ई वेक्टर बराबर लास्ट में आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, लास्ट में लिखना पड़ता है आर कैप। आर कैप जो है वो बताता है दिशा, और आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर। समझिए इस बात को। जैसे मुझे बताइए, जो अदिश राशि, जो सदिश राशि होती है, उसको दिखाने के लिए पहले तो मान, तो ये मान है, इसको तिरछा गुणा कराएंगे अगर आप, तो आर वेक्टर बराबर आ जाएगा, आर वेक्टर बराबर आएगा आर वेक्टर का मॉड, आर वेक्टर का मॉड और साथ में आर कैप। अब मुझे एक बात बताइएगा, अब इसका जो मान, ये जो सदिश राशि है, इसका पहले मान लिखा, साथ में दिशा लिख दी, बस इतना ही किया। अब यहाँ पर जब आप वैद्युत क्षेत्र को क्यू अपान आर स्क्वायर लिखते, फिर लास्ट में आगे लिखते आर कैप, उस आर कैप को यहाँ से हमने लिखा आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बटे जब मॉड ऑफ आर वेक्टर करेंगे तो यहाँ पहले से आर स्क्वायर था, वो स्क्वायर मल्टीप्लाई में होकर आर की घात 3 हो जाएगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसे केस में आएगा तो फिर आपको सदिश रूप में करना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए। तो इतने सवाल मैंने वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड बताए। अब आप इस वैरायटी के सवाल अगर आप आते हैं, अगर आप बना लेते हैं, तो बस इतने ही वैरायटी के लगभग सवाल आपसे पूछते हैं। वो आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, 2 आवेश हैं, चित्र हमने बना रखा है, बीच की दूरी इन्होंने दे रखी है। आपसे जानना चाहता है किस बिंदु पर इसका जो विभव होगा वो 0 होगा, और ए से जानना चाहता है किस बिंदु पर विभव 0 होगा। जो प्रोसेस हमने वैद्युत क्षेत्र में किया था वही सेम विभव में करेंगे। अब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अदिश राशि है, तो इसमें दिशा का तो कोई चक्कर है नहीं। तो इनके हमने मध्य में ही कहीं मान लिया, ये रहा पी बिंदु। ए से दूरी इसकी x मान ली, तो बच्ची कुची दूरी 50 - x होगी। अब इस पी बिंदु पर विभव ए के कारण भी आएगा, बी के कारण भी आएगा, क्योंकि ये अदिश राशि होती है। तो हमने सिंपल दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि सवाल ने दे रखा पी बिंदु पर वो 0 है, और मुझे पता क्या करना है कि वो कितनी दूरी पर है। तो हमने पी बिंदु पर विभव को 0 पुट कर दिया। बिंदु आवेश के कारण फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। यहाँ ध्यान रखिएगा, आर स्क्वायर मत करिएगा, क्यू अपान आर होता है। तो क्यू की वैल्यू है एक ए पर 4 × 10 घात -8, ये लिख दिया, बटे में आर कितनी दूरी है ए से पी, एक्स, प्लस लगाया, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू। अब यहाँ चार्ज है तो चिन्ह सहित रखेंगे। मैंने आपको बताया था, अगर अदिश है तो चिन्ह रखेंगे, सदिश है तो दिशा से ही काम चल जाता है। यहाँ मैंने मान रखा हो, ये बीच की दूरी 50 - x, ये माइनस वाला इधर पच्छादर गया, प्लस में हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसके पावर भी कैंसिल, 10 घात -8 10 घात -8। फिर सिंप्लीफाई इसको किया, फिर लास्ट में ये कुछ इस तरीके से आएगा। फिर इसको हमने सॉल्व किया, फिर यहाँ बचा 4/x, और फिर यहाँ बचेगा 6/50 - x, तिरछा गुणा कराया, सॉल्व किया, तो ये x की वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर। ये तो a से दूरी है। मान लीजिए b से पूछता तो 50 में से घटा देता तो वो 30 आ जाता। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे जानना चाहता है, एक वर्ग है, उस वर्ग के चारों कोनों पर आवेश रखे हुए हैं, और वर्ग के केंद्र पर मुझसे पूछ रहा है विभव।
तो विभव एक अदिश राशि होती है, तो कहीं भी अगर आपको विभव निकालना हो बिंदु आवेश के कारण, तो जितने भी बिंदु आवेश हैं उन सब के कारण विभव निकालिए, सबको आपस में जोड़ दीजिए, तो उस पूरे निकाय के लिए आपको विभव आ जाएगा। अब मुझे केंद्र पर विभव चाहिए, तो केंद्र पर विभव जिस जिस पर होगा सबके कारण आएगा, तो ए पर भी है, बी पर भी है, सी पर ही है, डी पर भी है, और सबके कारण आएगा। फिर सबको सदिश राशि, अदिश राशि है तो सबको जोड़ देंगे आपस में। अदिश राशि में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिशा नहीं, सबको आपस में जोड़ दीजिए। फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। सुविधा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने के मान लिया है। तो ए के कारण ओ पर इस दूरी को मैंने आर मान लिया, जो भी हो, क्योंकि मुझे मालूम है ये भी दूरी आर होगी, ये भी दूरी आर होगी, ये भी दूरी आर होगी। मैं मान रखता चला गया के क्यू अपान आर। फिर बी के कारण ओ पर के और माइनस क्यू अपान आर, क्योंकि बी पर माइनस क्यू है। फिर सी पर प्लस क्यू है, फिर डी पर माइनस क्यू है। और जब इसको टोटली आप सॉल्व करने वाले हैं तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर जो विभव होगा वो 0 होगा इस वाली स्थिति में। मान लेते हैं सवाल इसके आवेश को बदल देता है, हो सकता है सभी प्लस कर दे, तो कुछ भी करेगा आप केंद्र पर निकालना है, सबके कारण निकालिए, सबको आपस में जोड़ दीजिए, बीच की दूरी निकाल कर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 16 में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 20 कूलाम के आवेश को 2 सेंटीमीटर तक चलाने में 2 जूल कार्य करना पड़ता है। तो आपसे जानना चाहता है दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो फार्मूला होता है, हमने आपको क्यू दे रखा है, डब्ल्यू दिया है, बी पूछ रहा है। सिंपल हमने विभवांतर का फार्मूला V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू से, तो इसमें हमने फार्मूला लगाया V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू का, डब्ल्यू दिया, क्यू दिया, वैल्यू पुट की। अब यहाँ आपसे मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका ये कहीं काम में तो नहीं आया फार्मूले के हिसाब से। तो आप कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली सोचिएगा कि आखिरकार 2 सेंटीमीटर ले आए तो इसके जो विभवांतर है इस पर क्यों नहीं कोई फर्क पड़ा इस 2 सेंटीमीटर की वजह से, सोचिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये सारे क्वेश्चन कंपटीशनों में आए हुए हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको वैद्युत क्षेत्र दिया हो, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है आपको E, और फिर आपसे विभवांतर पूछ रहा है, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है। अगर ऐसे केस में पूछेगा तो हम समाकलन कर देंगे। तो यहाँ हमने आपको समाकलन कर रखा है, देखिएगा। समाकलन dV बराबर माइनस E इंटू dr। E की वैल्यू पुट की, दिया है 30x²। I का मतलब वो x दिशा में है। फिर आपको फार्मूला बताया है x की पावर n dx का, वहाँ से हमने n की वैल्यू 3 पुट की, तो ये आएगा x की पावर 3/3। अब लिमिट रखना देखिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है मुझे विभवांतर चाहिए Va माइनस V0, और ये कह रहा है V0 मूल बिंदु पर है, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक चलना है? A तक। किस दूरी तक? 2 मीटर। तो इसलिए लिमिट 0 से 2। x की पावर 2 इंटू dx का समाकलन किया, x की पावर बटे 3 आ गया, 3 से 30 कैंसिल 10 हो जाएगा। और x की पावर 3 को अब लिमिट पुट करना देखिएगा, अपर माइनस लोअर। तो पहले x के स्थान पे 2 पुट किए, तो 2 की घात 3 माइनस 3 तो बाहर ये कैंसिल हो चुका है। फिर 0 का कोई भी पावर मिलाकर 0 आएगा, तो आंसर आएगा -80। मात्रक दिया नहीं था तो लिखा नहीं, बाकी आप मात्रक लिख सकते हैं। ये ऐसे सवाल बहुत सारे कंपटीशनों में आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने इन सवालों को लगातार लिया हुआ है। आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। आपसे जानना चाहता है एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट के, ये हमने शायद आपको होमवर्क में भी दिया था, 1 वोल्ट के विभवांतर से अगर त्वरित करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा कितनी आएगी। तो हमने फार्मूला आपको बता रखा है V इंटू क्यू। सिंपल, अगर क्यू आवेश को V विभवांतर से त्वरित करते हैं तो उसमें ऊर्जा जो होगी वो V इंटू क्यू होगी। अब वो स्थिति देखेंगे कि स्थिर ऊर्जा में संचित हुई या गतिज में। हो सकता है गतिज स्थिति में चला गया हो या स्थिति गतिज में चला गया हो, वो मैंने आपको बता रखा है। तो सिंपल मैंने केवल मान रखा V 1 वोल्ट। क्यू क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आने वाला है। मात्रक देखिएगा, वोल्ट को तोड़कर जूल प्रति कूलाम लिखा, कूलाम को ऐसे रख दिया, कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो मात्रक इसका जूल, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब इसके बाद आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है 3 आवेश समान आवेश हैं, इसमें समस्या होती है। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर है, सब पर 10-10 माइक्रो कूलम आवेश है। जरूर नहीं सब पर बराबर हो, इस सवाल में बराबर है।
आपसे पूछ रहा है इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए। तो मैंने आपको निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला बताया था 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R। ये भी एक अदिश राशि है, तो दोनों आवेश के कारण निकालिए। अब इन तीनों आवेशों में दो लोग किस प्रकार व्यवस्थित हो सकते हैं कि मतलब तीसरा कोई ना हो, मतलब बार बार वो ना है। जैसे ये Q1 है मान लेते हैं, ये Q2 है, निगमन में मैंने वहाँ सिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए, और ये Q3 है। कुल मिलाकर जोड़ा बनाना है आपको। अब मुझे बताइएगा इन तीनों चार्ज में से दो चार्ज का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जो मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे तो उनको ये कुछ इस तरीके से निकल आता है, 3C2 सॉल्व करते हैं, या जिनको कुछ नहीं, जो बायोलॉजी वर्ग के बच्चे उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तीन चार्जों को कुल मिलाकर इन तीनों चार्जों को आपको दो दो का जोड़ा बनाना है। तो हम क्या करने वाले, स्टार्टिंग देखिए, पहले आप इन दोनों को ले लीजिए, फिर इन दोनों को ले लीजिए, और फिर लास्ट में इन दोनों को ले लीजिए। क्या इसके बाद कोई है? तो इसके बाद कोई नहीं बन रहा है। ऐसे अगर मान लो 4 आवेश होते तो 4 आवेशों में से दो दो को लो कि उसमें जो है कोई दोबारा रिपीट ना हो, बस व्यवस्था करनी है 4 लोगों में 2 चार्ज को ढूंढकर। तो यहाँ पर तीन स्थितियाँ बनेंगी। तो हमने लिखा U1 U2 U3, अलग अलग नाम दे दिया, क्योंकि अदिश राशि है तो निकाय के लिए सबको जोड़ दो, सबको ऐड कर दिया। अब मुझे मालूम है सब पर चार्ज समान है, एक दूसरे के बीच की दूरी भी समान है, इसलिए इन सब को मैंने सुविधा के लिए U मान लिया। तो U प्लस U प्लस U, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 3U। अब 3 किया, U की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, तो 1/4πε0 9 × 10⁻9 Q1 Q2, तो सब पर वही चार्ज है। अब यहाँ Q1 Q2 में बोल भले रहा हूँ, बाकी आप समझ रहे हैं Q1 Q2 पहले यहाँ Q1 Q2 आता, यहाँ Q2 Q3 आता, यहाँ Q3 Q1 आता, लेकिन वैल्यू सबकी सेम थी तो वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया और लास्ट में आ गया है 27 जूल। तो मान लेते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं 4 आवेश होता, इस तरीके से मान लेते हैं 4 आवेश होता, Q1 Q2 Q3 और Q4, और मैं कहता इस निकाय की मुझे वैद्युत स्थिति ऊर्जा बता दीजिए। तो आप कहते कि दो आवेशों के कारण निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है Q1 Q2 बटे में R, लेकिन अब इसमें कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? तो देखिए मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, बाकी जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो समझते होंगे कि ये 4 आवेशों में से 2 लोगों को चुनना है। तो 4C2, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। NCR का फार्मूला होता है n बटे R इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल डिवाइड में। तो हम क्या करने वाले, पहले हम ले लेंगे Q1 Q2 को, फिर ले लेंगे Q2 Q3 को, फिर ले लेंगे Q3 Q4 को, और फिर ले लेंगे Q4 Q1 को। ये 4 तो बन गया। अब सोचिए क्या और भी बन सकते हैं? तो यहाँ से अगर तुम पहले सॉल्व कर लोगे, अगर यहाँ से, फिर देखिए Q2 का Q4 के साथ नहीं बना है, Q1 का Q3 के साथ नहीं बना है, इस तरीके से बनाएंगे ना। देखिएगा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, और फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो फिर 2 फैक्टोरियल। फिर जब आप 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आता होगा, तो 4 से कम होते चलिए 1 तक, तो 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और बटे में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो बटे में हो जाएगा वो 4, तो 4 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 6। इसका मतलब 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ 6 कॉम्बिनेशन, फिर से समझिएगा। ये है Q1 तो Q1 Q2 Q3 Q4, चारों में से 2 लोग को चुनना है। 4C2, नहीं तो तरीका देखिए, Q1 का Q2 के साथ, Q2 का Q3 के साथ, Q3 का Q4 के साथ, Q4 का Q1 के साथ। 4 तो वैसे ही दिख रहे हैं। अब देखिए मैं आपको 2 और दिखा रहा हूँ। क्या Q1 का Q3 के साथ हुआ था? नहीं हुआ था। क्या Q2 का Q4 के साथ हुआ था? नहीं हुआ था। कितने हो गए टोटल? 6। अब आपके अगर दिमाग में कुछ और आ रहा होता है देखिए, बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, बाकी 6 बनेंगे। मान लेते 5 लोग होते तो 5C2, बाकी उसको सॉल्व करिएगा तो शायद 10 आने वाला है, बाकी 3 ही पूछता है, बाकी 4 तक तो ध्यान ही रखिए आप। नेक्स्ट सवाल समझिएगा। अब मान लीजिए, ये तो मैंने कॉम्बिनेशन का बता दिया, एक और सवाल मैंने ले लिया इस पर। 2 × 10⁻⁵ कूलम समान आवेश के 2 आवेशित कण अनंत से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ले आए जाते हैं। तो स्थिति ऊर्जा की मैंने परिभाषा आपको ऐसे पहले वहाँ बता रखी है, इसमें पूछ भी रहा है स्थिति ऊर्जा में वृद्धि। तो यहाँ पर Q1 है, मान लेते हैं यहाँ पर Q2 है, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, अनंत से मैं ले आया, इनको अनंत से लाकर इनको दोनों को दूर दूर कर दिया 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है स्थिति ऊर्जा, फार्मूला हमने लगा दिया 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R, सिंपल फार्मूला। Q1 पुट किया, Q2 पुट किया, R की वैल्यू पुट की सॉल्व किया, तो ये आएगा 36 जूल।
तो इतने सवाल आप करिएगा। मुझे लगता है, और मैं अगर लगेगा कि अगर आपको लगता है और सवालों में समस्या आ रही है तो मैं एक और वीडियो में आपको कुछ सवाल बता दूंगा। बाकी इसके बाद हम नए टॉपिक पर आएंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संधारित्र। एनसीईआरटी के आप सवालों को सॉल्व कर लीजिएगा, जो समस्या होगी बताइएगा, उसको भी हम आपको बता देंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो संधारित्र होगा। थैंक यू।